यदि एक पुलिस वाले को लगे कि आप अपराध कर सकते हैं, तो अपराध होने की संभावना में उठा के जेल में 151 में बंद कर दे, 109 में बंद कर दे, 110 में बंद कर दे। वो आपके विरुद्ध जो है नियम कानून के विरुद्ध कार्रवाई करे, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। और हमारी व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि भारत का हर व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है। आज तक मैथिली शरण गुप्त को छोड़कर किसी दूसरे ने बताने की कोशिश ही नहीं की कि सबका जो है वो है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी जो है महत्वपूर्ण बात है, जिसको समझना पड़ेगा। तो राजेश जी, आपको अपनी बात का जवाब कुछ कुछ मिला, या आप अभी भी उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, आप इस चिंतन से और सोच से और लॉजिक से सहमत हैं? ओके। और बड़ा सिंपल कारण है उसका, क्योंकि उसके जो है चयन प्रक्रिया में वोटिंग की एलिजिबिलिटी में आपके उम्मीदवार की एलिजिबिलिटी का कंडीशन है। यदि आप जो है ना मध्य प्रदेश के से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और यदि आप पंजाब के रहने वाले हैं और फॉर्म भर भी देंगे, तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होना ही होना है, क्योंकि कानून यही है। और यदि आप ऑल इंडिया लेवल का खेल रहे हैं, सांसद का खेल रहे हैं, तो आप भारत में किसी भी एक जगह के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। क्यों संजय जी, इसमें कुछ संशोधन है या मैं नियम के अनुसार ठीक कार्रवाई कह रहा हूं? तो मेरिट लिस्ट जो है उसी तरीके की होगी। जैसे आपने विधायक का स्तर का आपने भरा और एक क्षेत्र में लोगों ने ज्यादा जोश से मेहनत की, तो वहां के 10 लोग मेरिट लिस्ट में आ गए, तो वो जो टॉपर होगा उसे अपना ही मिल जाएगा। जैसे अभी होता है कि आपके ज्यादा मार्क्स होते हैं तो आपको होम कैडर मिल जाता है, बाकी लोग जो है ना आसपास के जो है ना स्टेट में चले जाते हैं। तो वैसे ही जो है जिसके हाईएस्ट होंगे उसे अपना होम जो है क्षेत्र मिल जाएगा जो उसने भरा है, और बाकी लोग जो है फिर एडजस्ट किए जाएंगे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो कहीं ना कहीं का सांसद का टिकट आपको मिलना तय है। कहां कहां मिलेगा ये फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन ये पक्का है, और ये भी पक्का है कि कोशिश किया जाएगा कि आपको आसपास एडजस्ट किया जाए। तो जो जिससे कि तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ बात आप लोगों को, अच्छा राजेश जी तो गायब ही हो गए, अच्छा शायद कुछ हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो। तो मुझे लगता है कि राजेश जी ने ये बात तो कही दी थी कि उनको जवाब मिल गया है और उस जवाब से वो संतुष्ट भी हैं और खुश भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं जो है अफसर शाह जी से भी वही बात कर रहा था और लगभग वैसी ही बात मेरी संजय सिवाल जी से भी हो रही थी। मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। आप दोनों लोग जो है उसको उठाना चाहेंगे जिससे कि इस जनरल मीटिंग में उस पर चर्चा हो सके और लोग बाग उसमें जो है लोगों का क्लैरिफिकेशन हो। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जो है अपने प्रश्न भी सोच के रखें, उन्हें क्या कहना है वो भी सोच के रखें, और वो क्या प्रयास कर रहे हैं ये हम उनसे पूछेंगे, तो इसका जवाब देने के लिए भी थोड़ा सा वो अपनी तैयारी रखेंगे, तो ये मीटिंग ज्यादा सार्थक हो जाएगी। अफसर साहब जी,
हाँ हाँ, बहुत सुंदर। मैं इसका जवाब आपको देना चाहूंगा। एक तो बात यह है कि ये तो एनजीओ की बात कर रहे हैं, किसी सामाजिक संगठन की बात कर रहे हैं, उनको तो जुड़ने की पूरी पूरी पात्रता है ही। हम तो कह रहे हैं कि कोई एक्टिव राजनीतिक पार्टी, और हम तो उसको कह रहे हैं कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, सपा जैसी, बसपा जैसी बड़ी पार्टी के सदस्य भी, उनके कार्यकर्ता भी यदि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यदि आप 16 बाह्य विधाओं को देखेंगे तो शायद चौथी बाह्य विधा है कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता। तो एनजीओ तो हर हालत में उनको जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी समाज सेवी संगठनों को, सभी एनजीओ को, सभी जो है, मैं तो कह रहा हूं मातृशक्ति को, वरिष्ठ नागरिकों को, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्रियों को, और आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे साधु संत समाजों से भी बात कर रहा हूं। मैं अफसर साहब जी विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि संत समाज को तब तक मोक्ष नहीं मिलता है जब तक कि वो जन कल्याण के काम नहीं करते हैं। मतलब संत समाज का मोक्ष तभी संभव है जब वो जन कल्याणकारी काम करे। तो वो जन कल्याणकारी कार्य जो है, अपराध मुक्त भारत मिशन से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। तो यदि संत समाज जुड़ती है और लोगों को जागरूक करती है, और अच्छी भाषा में जागरूक करती है, अभी मेरे कहा से अपलोड नहीं हो पाया है, मेरी दयानंद जी से बात हो रही थी, संत हैं, महात्मा हैं, उनसे बात हो रही थी। एक कविता जी हैं जो कि मंडलेश्वर हैं, उनसे भी मेरी बात हो रही थी, और मैं इसी बात पे जोर डाल रहा था, और ये बात उन दोनों ने मानी कि हाँ, संत समाज का तभी मोक्ष और कल्याण हो सकता है यदि वो जन कल्याणकारी कार्य करने में अपने आप को समर्पित, और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक वो संत होकर संत नहीं हो पाएंगे। उनकी संत की पूर्णता तभी होगी जब वो जन कल्याण के काम करेंगे। तो मैं संतों को भी जगा रहा हूं कि इससे ज्यादा बड़ा कल्याण का काम कोई नहीं हो सकता है, जहां भारत का हर नागरिक सुखी हो जाएगा, गुलामों के नियम कानून से उसे मुक्ति मिल जाएगी। आज की जो लाटसाबी व्यवस्था है वो पारदर्शी भी होगी, अकाउंटेबल भी होगी। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो जो उसे गलत निर्णय के लिए दंड मिलना चाहिए वो तो प्रशासकीय दंड मिलेगा ही, उसके साथ साथ विक्टिम को जो क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति की राशि भी दुगनी वसूल की जाएगी। तो जो जितनी क्षति विक्टिम की हुई वो उसे दे दिया जाएगा, और उतनी ही राशि शासन के खजाने में जाएगी जो भारत के विकास के लिए काम आएगी। क्योंकि भारत जो है वो टैक्स फ्री भी होने वाला है। तो और भारत के टैक्स फ्री होने के बावजूद भी शासन के पास आज की तुलना में 20 गुना से भी ज्यादा पैसा होगा। 20% ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 20 टाइम्स कह रहा हूं। ये माइंड बॉगलिंग बात कह रहा हूं मैं, और इससे ज्यादा भी होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्राइम फ्री भारत के जो मॉडल्स हैं उन्हें शासकीय धनराशि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका काम ही आपकी धनराशि है। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक वेल्थ क्रिएशन है। यदि आपने जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यदि आपने एक 10 फीट गहरी खाई जेसीबी से खोदी है तो दिस वर्क इज सेल्फ इज ए वेल्थ। उसमें एक्वाकल्चर होगा, सब चीजें होगी, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे। तो इसके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक मॉडल है क्राइम फ्री भारत मनी, जो कि रुपी से भिन्न होगी। उसके